नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक करके कश्मीर के हालात पर मंथन किया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए। इसके अलावा एनएसए अजित डोवल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने पीएम को हालात की जानकारी दी। पीएम ने कश्मीर हिंसा पर चिंता जाहिर की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें, ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। कश्मीर में जारी तनाव को लेकर देश भर के इमाम आज राजनाथ सिंह से मिले, सरकार की कोशिशों का समर्थन किया। अपने उन लोगों से, तमाम इमामों से, कश्मीर के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा किसी तरह से भी वहां अमन कायम होना चाहिए। पीएम मोदी ने अफ्रीका यात्रा के बीच से ही एनएसए अजित डोवल को वापस भेज दिया था। सोमवार को गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में भी डोवल शामिल हुए थे। कश्मीर के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत सभी नेताओं से फोन पर बात की। सभी नेताओं ने कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने जल्द ही हालात पर काबू पाने की उम्मीद जताई है। कश्मीर में जारी तनाव को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया है। राजनाथ सिंह को 17 जुलाई से अमेरिका की यात्रा पर जाना था। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में तनाव जारी है। हिंसा में मरने वालों की तादाद 30 पहुंच चुकी है। कश्मीर घाटी में तनाव को देखते हुए श्रीनगर समेत दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में आज भी कर्फ्यू जारी है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कर्फ्यू बाउंड एरियाज हैं, वहाँ लोगों को खाने पीने की खुर्दनी में भी काफ़ी कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। निसंदेही एक संवेदनशील जो है स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर बैठक ली है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें 100 से ज्यादा जवान भी शामिल हैं। घायलों में से कई लोगों पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खोने का खतरा मंडरा रहा है। 20 patients are still who we have put on conservative management who might need to be operated upon. All of them have a very grave impact and the prognosis doesn't seem to be all that good. कर्फ्यू वाले इलाकों के अस्पतालों में खाने के सामान की भी किल्लत हो गई है। ऐसे में दूसरे इलाकों से लोग मदद को आगे आ रहे हैं। ये देखिए, आप इस गाड़ी में इस खाने को पैक किया जाएगा और फिर कुछ लोग यहाँ से निकल के जो है हॉस्पिटल पहुँचेंगे। कुल मिलाकर इन लोगों की ये कोशिश है कि जो हॉस्पिटल में लोग हैं और जो कर्फ्यू में फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुँच सके। चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। हालांकि कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सेवा आंशिक तौर पर बहाल की गई है। ट्रेन सेवाएं बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तनाव वाले इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में अमरनाथ यात्रा बहाल हो चुकी है। कश्मीर में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर साफ किया है कि ये मुद्दा भारत का अंदरूनी मामला है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम समेत देश के 5 राज्य बारिश और बाढ़ से बुरे तरीके से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात मध्य प्रदेश में है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं। मंदसौर में पानी के तेज बहाव में कई गाय बह गईं। जानवरों ने पानी से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक गाय ही बाहर आ सकी। मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में कई मंदिर बाढ़ में समा गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। असम के जोरहाट में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी लोग बारिश और बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। असम के 8 जिलों में 213 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। महाराष्ट्र के 8 जिलों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई पुल बहने से गांवों का संपर्क जिलों से टूट गया है। उत्तर पश्चिम भारत के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश से बहुत बारिश का अलर्ट 14 और 15 जुलाई के लिए है। उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा चौक पर लगाई गई शक्तिमान घोड़े की मूर्ति रातों रात हटा दी गई।
देहरादून में शक्तिमान के नाम पर विधानसभा चौक का नाम बदलकर शक्तिमान चौक किया गया था। बाकायदा शक्तिमान की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन अनावरण से पहले मूर्ति हटा ली गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ संतों और ज्योतिषियों ने हरीश रावत को सलाह दी कि शक्तिमान की मूर्ति लगी रही तो कांग्रेस की सरकार को खतरा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने भी शक्तिमान की मूर्ति लगाने को लेकर हरीश रावत सरकार की आलोचना की थी। जहाँ पर वो शहीद हुआ है वहीं पर उसकी मूर्ति स्थापित होगी और उसको पार्क का स्वरूप दिया जाएगा, वो पुलिस विभाग करेगा। चौराहे पर घोड़े की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन एक भी शहीद की मूर्ति आज तक आपने उत्तराखंड में नहीं लगाई। कल शाम तक यहाँ मूर्ति थी, आज सुबह जब 8-8:30 बजे आए थे यहाँ मूर्ति नहीं। 14 मार्च को देहरादून में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान शक्तिमान की पिछली बाईं टांग टूट गई थी। शक्तिमान के इलाज के लिए अमेरिका, मुंबई और पुणे से डॉक्टर बुलाए गए। सेहत में सुधार न होने के चलते 17 मार्च को शक्तिमान की टांग काटनी पड़ी। कृत्रिम टांग लगाई गई थी। 37 दिनों के इलाज के बाद 20 अप्रैल को शक्तिमान ने दम तोड़ दिया था। मसूरी से बीजेपी एमएलए गणेश जोशी पर लाठी मारकर शक्तिमान की टांग तोड़ने का आरोप लगा था। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में हालांकि उन्हें जमानत मिल गई। केरल में पॉलिटिकल किलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज कन्नूर में सीपीएम और आरएसएस समर्थित एक संगठन के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। कन्नूर के पयानूर में आज कुछ अज्ञात लोगों ने 46 साल के सीके रामचंद्रन की उनके घर के बाहर हत्या कर दी। रामचंद्रन आरएसएस की विंग भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए थे। खबरों के मुताबिक आरोपियों ने रामचंद्रन की हत्या से पहले ब्लास्ट भी किया। हमले के बाद रामचंद्रन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले कन्नूर में ही आज सुबह 38 साल के सीपीएम कार्यकर्ता सीवी धनराज को भी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सीपीएम ने बीजेपी को हमले के लिए जिम्मेदार बताया। केरल में पिछले कुछ दिनों में कई राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ कन्नूर में ही करीब 43 लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसमें 19 सीपीएम, 17 आरएसएस, 2 एनडीएफ और 3 आईयूएमएल पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। कन्नूर में 2011 से 2016 के बीच 29 लोगों की हत्या की गई है। केरल में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार को हटाकर इस बार राज्य में लेफ्ट गठबंधन की वापसी हुई थी। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटने से पहले कार्यकर्ताओं का वफादारी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक टिकट के दावेदारों को एक शपथ पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र के मुताबिक दावेदार को घोषणा करनी होगी कि मैं एक शपथ पत्र दे रहा हूं और शपथ ले रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से अगर किसी सीट के लिए मेरा चयन नहीं हुआ तो इस चुनाव में किसी कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी है और कांग्रेस के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने लोगों को ही अपने और आकर्षित कर सके। अब ना तो कांग्रेस के पास लीडरशिप रही है और ना कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी है। जब ये दोनों चीजें गायब हो जाती है तो फिर ऐसी चीजें जो है सामने आती हैं कि लोग पार्टी से भाग न जाए। ये कांग्रेस पार्टी का एक फॉर्मेट है। ये पुराना फॉर्मेट है, हमने भी भरा था। हिमाचल प्रदेश में हमने भी भरा था। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदारों को 15 अगस्त तक तय फॉर्मेट में आवेदन देना है। पंजाब कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद से टिकट दावेदारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस ने पार्टी के टिकट पर जीते 44 विधायकों से हलफनामे पर दस्तखत करवाए थे। केंद्र सरकार ने देश के सभी पोस्ट ऑफिस में गंगाजल की बिक्री शुरू कर दी है। पोस्ट ऑफिस में गंगाजल की बिक्री के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गंगाजल की बिक्री शुरू होते ही 5 मिनट के अंदर सभी 15 बोतल बिक गईं। गंगाजल लेने की उम्मीद लेकर पहुंचे काफी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। गंगाजल की भारी डिमांड को देखते हुए पोस्ट ऑफिस ने वरिष्ठ अधिकारियों से ज्यादा स्टॉक उपलब्ध कराने की मांग की है। ट्रांजिट में टाइम लगेगा और खर्च भी लगेगा, उससे भी कम करेंगे। परिसेवा भी हम लोग दे रहे हैं और इसके साथ साथ में हम लोग का ये डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करके ये रेवेन्यू के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। गंगाजल कोई जाकर लाने की दरकार नहीं पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में आएगा और यहाँ से ले जाएगा। पहले हम लोग जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे या बाबा धाम जाते थे या कहीं जाते थे तो लेकर आते थे। देश भर में इस योजना की शुरुआत रविवार को पटना जीपीओ से की गई है। डाकघरों के अलावा इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर गंगाजल के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है। बुकिंग के लिए नाम और पते की पूरी जानकारी देनी होगी। पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। बुकिंग के बाद स्पीड पोस्ट से गंगाजल घर तक पहुंचाया जाएगा। गंगोत्री से लाए गए गंगाजल की 200 मिलीलीटर की बोतल के लिए 25 रुपए खर्च करने होंगे। 500 मिलीलीटर बोतल 35 रुपए में मिलेगी।
ऋषिकेश के गंगा जल की 200 मिलीलीटर बोतल 15 रुपए और 500 मिलीलीटर बोतल 22 रुपए में मिलेगी। गंगोत्री और ऋषिकेश से लाया जाने वाला गंगा जल ट्रेन के जरिए राज्यों की राजधानी पहुंचेगा। इसकी शुद्धता की जिम्मेदारी डाक विभाग की होगी। रियो ओलंपिक के लिए आज भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। सरदार सिंह को कप्तानी से हटा दिया गया है। सरदार सिंह की जगह अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान गोलकीपर PR श्रीजेश को बनाया गया है। श्रीजेश इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत हॉकी टीम की कप्तानी कर चुके हैं, जहां भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं पुरुष टीम की उप कप्तानी का जिम्मा SV सुनील को दिया गया है। महिला हॉकी टीम की कप्तानी अब सुशीला चानू को सौंप दी गई है। दीपिका महिला हॉकी टीम की उप कप्तान होंगी। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही ऋतु रानी को खराब प्रदर्शन और उनके बर्ताव के चलते हॉकी टीम से बाहर कर दिया गया था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 5 अगस्त से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। 36 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम को ओलंपिक का टिकट मिला है। महिला हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा लिया था। हाल ही में सरदार सिंह भी विवादों में रहे थे। एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद सरदार सिंह को सफाई देनी पड़ी थी। दिल्ली में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए 3D स्पीड ब्रेकर बनाने की पहल हुई। पहला 3D स्पीड ब्रेकर मध्य दिल्ली में राजाजी मार्ग पर बनाया गया है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है जैसे बीच सड़क पर छोटे खंभे लगा दिए गए हों और रास्ता बंद हो। ऐसा देखकर लोग अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करने को मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली में ऐसा पहला स्पीड ब्रेकर है जो असल में उठा हुआ स्पीड ब्रेकर नहीं है, यानी अगर आप इसके ऊपर से गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप स्मूथली लेकर जा सकते हैं, आपको किसी तरह का उतार चढ़ाव नजर नहीं आएगा। NDMC का मानना है कि ऐसे स्पीड ब्रेकर से ट्रैफिक मूवमेंट भी बेहतर होगी और हादसे कम होंगे। एक 3D जेब्रा क्रॉसिंग बनाई है जिससे कि पाने वाले ट्रैफिक को ऐसा लगता है कि वहाँ पे 3D क्रॉसिंग है और जिससे कि वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में पूरे देश में हुए सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में हुई थी। 2015 में दिल्ली में 1622 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। 2014 में दिल्ली में कुल 8623 सड़क हादसे हुए थे। इसमें 1671 लोगों की जान चली गई, 8283 लोग घायल हुए थे। NDMC ने पहला 3D स्पीड ब्रेकर सैंपल के रूप में तैयार किया है। इसके रिस्पांस के आधार पर दूसरे इलाकों में भी ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे।